हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक तत्व। इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैं आपको बोरान फैमिली पढ़ा रहा था। अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बोरान फैमिली के भौतिक गुण। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले क्लास में इस चार्ट को पढ़ा है। इसमें हमने देखा कि अगर आयनन एंथैल्पी की बात करें तो बोरान की आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है और बाकी के आयनन एंथैल्पी कम होते जाती है। इसलिए बोरान जो है आयनिक बंध कम बनाता है और उसकी अधात्विक प्रकृति ज़्यादा होती है, जबकि बाकी जो हैं जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये लोग अधिक धात्विक प्रकृति के होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं और आयनिक बंध बनाते हैं। बाकी जो बोरान है वो सहसंयोजक बंध अधिक बनाता है, उसमें सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं। बोरान प्रकृति में अधात्विक तत्व है, अधातु है, ये हम पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। यह काले रंग का अत्यधिक कठोर पदार्थ है। इसके अनेक अपर रूप मिलते हैं। अपर रूप क्या होते हैं? जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में मिलता है। जैसे आप कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में मिलता है, हीरा के रूप में मिलता है, कोयला के रूप में मिलता है। ये उसके अपर रूप हैं, मतलब उनके अलग अलग रूप हैं, बस अपर रूप। वैसे बोरान भी कई अपर रूपों में मिलता है। क्रिस्टली जालक संरचना के कारण बोरान का गलनांक असाधारण रूप से उच्च होता है। आप अगर इसके गलनांक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखिए 2453 इसकी गलनांक है, जबकि बाकी के गलनांक आप देखिए काफ़ी कम होते चले जाते हैं, है ना। और इसके क्वथनांक भी आप देख सकते हैं करीब करीब 4000 है और इनके उनसे काफ़ी कम है। तो गलनांक और क्वथनांक दोनों बोरान के अत्यधिक ज़्यादा हैं। इस समूह के अन्य तत्व निम्न गलनांक एवं उच्च वैद्युत चालकता वाले मुलायम ठोस होते हैं। चूँकि बाकी जो तत्व हैं जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, थैलियम है, ये सब धात्विक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनमें विद्युत चालकता काफ़ी अच्छी होती है, विद्युत के ये चालक होते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गैलियम का गलनांक बहुत कम 303 केल्विन होता है, मतलब करीब 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इतने टेम्परेचर के ज़्यादा होते ही वो द्रव रूप में आ जाता है। तो गर्मी के दिनों में अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको द्रव रूप में मिलता है गैलियम। ठीक है, अतः गर्मियों के दिनों में यह द्रव अवस्था में मिलता है, लेकिन इसका उच्च क्वथनांक होता है। उबलने में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको, 2676 केल्विन, मतलब करीब करीब 2400 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए उच्च तापों के मापन के लिए इसे उपयोगी पदार्थ बनाता है। क्यों? क्योंकि ये कम तापक्रम में पिघल के द्रव हो जाता है और उबलने में काफ़ी ज़्यादा तापक्रम लेता है। तो इस द्रव का प्रयोग आप किसी भी चीज़ से गर्मी ले करके उससे हीट ले करके आप इसको गर्म करके फिर उसका माप कर सकते हो। मतलब किसी चीज़ की कितनी हीट प्रोडक्शन की क्षमता है वो आप इसका प्रयोग करके द्रव अवस्था में आप उसको नाप सकते हो, गैलियम का प्रयोग करके। समूह 13 के तत्वों का घनत्व वर्ग में नीचे जाने पर बोरान से थैलियम तक बढ़ता जाता है। अगर आप घनत्व कहेंगे तो ये देखिए कि घनत्व जो है ये लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, घनत्व बढ़ते जाता है, लेकिन ये मुलायम ठोस होते हैं नीचे जाने पर। अब रासायनिक गुण देखें। ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रकृति। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं तो ये या तो धन 1 अवस्था या धन 3 अवस्था बनाते हैं। ये अपने अंतिम कक्ष के अगर केवल पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को देते हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये धन 1 और उसके अंदर के s² वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं तो ये धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं। तो इनमें से अधिकांश जो है धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाने में ज़्यादा आसान होते हैं, मतलब आसानी से दिखा सकते हैं धन 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जब इनसे आप 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल के धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाना चाहते हैं तो ये अस्थायी हो जाते हैं। मतलब ये आप अत्यधिक ऊर्जा दे देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे तो देंगे और यानी धन 3 हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ये,
उस 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए वापस, या 3 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाएंगे। तो धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी अस्थायी हो जाती है, ये बहुत जल्दी क्रिया करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं। लेकिन अगर धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं तो ये काफ़ी स्थायी अवस्था रहती है, काफ़ी समय तक रह सकते हैं। छोटे आकार के कारण बोरान की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग बहुत उच्च होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये देखिए 1 ऑक्सीकरण, फिर 2 ऑक्सीकरण, फिर 3 ऑक्सीकरण, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बोरान में देखिए कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ही आपको 801 किलो जूल पर मोल ऊर्जा देनी पड़ रही है, अब बाकी दोनों के लिए भी और बहुत ज़्यादा। तो इन तीनों के लिए अगर आप देखेंगे तो 4 2 6 और 1 7, करीब 7000 किलो जूल ऊर्जा आपको देनी पड़ सकती है। जबकि बाकी में आप देखिए कि ये कम ऊर्जा मांगते हैं 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। मतलब ये है कि बोरान से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अतः यह इसे न सिर्फ धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने से रोकता है, क्योंकि उतनी ऊर्जा की व्यवस्था करना मुश्किल होती है, इसलिए 3 ऑक्सीकरण अवस्था आना मुश्किल है, बल्कि केवल सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए बाध्य भी करता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, क्योंकि अगर आयनिक बंध आप बनाना चाहते हो ना तो आपको या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, तो ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का। परंतु जब हम बोरान से एल्यूमिनियम तक जाते हैं तब एल्यूमिनियम की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग उल्लेखनीय रूप से घट जाता है। यह भी हमने देखा कि एल्यूमिनियम के जो आयनन एंथैल्पी है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कम हो जाती है, इसलिए वो आसानी से तीनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एल्यूमिनियम जो है काफ़ी कम ऊर्जा लेकर के भी, इसकी तुलना में तो काफ़ी कम ऊर्जा लेकर के ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अतः यह एल्यूमिनियम 3+ आयन बनाने की सामर्थ्य रखता है। यथार्थ में एल्यूमिनियम एक उच्च धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय तत्व का मतलब मैंने आपको बताया है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं वो धन विद्युतीय होते हैं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो ऋण विद्युतीय होते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए ये ऋण विद्युतीय होते हैं। जबकि जितने धातु होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए वो धन विद्युतीय होते हैं, ठीक। फिर भी वर्ग में नीचे डी एवं एफ कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश NS इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांधे रखता है, जो अक्रिय युग्म प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं परिरक्षण प्रभाव क्या है, कि मान लो ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इनके कक्षकों में है। अब ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन ठीक सामने पड़ते हैं तो नाभिक से इसके आकर्षण बल को कम कर देंगे, इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये परिरक्षण प्रभाव कम हो जाएगा, मतलब ये कम नहीं करेंगे आकर्षण बल को, तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन ये नाभिक से ज़्यादा मजबूती से जुड़ जाएंगे। परिरक्षण प्रभाव बाह्य इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से जुड़ने के ताकत को कम करता है। परिरक्षण प्रभाव, अगर परिरक्षण प्रभाव नहीं है तो बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा मजबूती से जुड़ जाएंगे, तब उनको निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये कहना है। इस प्रकार बंधन में इनकी सहभागिता को नियंत्रित करता है, मतलब वो अब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। परिणाम स्वरूप बंधन में केवल पी कक्षक ही भाग ले पाते हैं। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि इनके पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें वो नाभिक से ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसलिए धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था मुश्किल होती है। 2 इलेक्ट्रॉन और नहीं निकल पाते, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था आपको मिल जाएगी। यथार्थ में गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें धन 1 तथा धन 3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रेक्षित होती है। प्रेक्षित का मतलब कि होना चाहिए ऐसा अनुमान है। गुरुतर तत्वों के लिए यानी बड़े तत्वों में इनमें धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, मतलब धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था तो स्थायी होती है,
एल्यूमिनियम से गैलियम, इंडियम, थैलियम की तरफ जाएंगे तो धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, जबकि धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकृति में उच्च ऑक्सीकारक है, क्योंकि इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो सामने वाला ऑक्सीकृत हो गया, तो हम इन्होंने इनको ऑक्सीकृत कर दिया, तो ऑक्सीकारक हो गए। अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो आपने सामने वाले का ऑक्सीकरण कर दिया, तो आप ऑक्सीकारक हो गए। तो ये वही करते हैं, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ऊर्जा संबंधी कारणों से अपेक्षित धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक आयनिक होते हैं। आयनिक होने का मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे के धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था बनाते हैं और आयनिक बंध वहां पर बन जाती है। इन तत्वों के त्रिसंयोजी अवस्था में, त्रिसंयोजी का मतलब है कि 3 अन्य के साथ ये बंध बना लेंगे, तो त्रिसंयोजी अवस्था में अणुओं में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, जैसे BF3 में अभी बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं यहाँ पर एक बार ठीक से बता रहा हूँ आपको। देखिए, बोरान जो है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद दूसरे कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब ये दूसरा कक्षक यानी बाह्य कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोरान अपने इन्हीं तीनों इलेक्ट्रॉनों का एक एक के साथ साझा करते हैं। जैसे मान लो कि क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन के साथ ये साझा कर लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये 3 क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए। तो बोरान के बाह्यतम कक्ष में उपलब्ध 3 इलेक्ट्रॉन साझा करने में यूज हो गए। ठीक, 3 क्लोरीन के साथ जुड़ गए और BCl3 बना लिए। लेकिन अब बोरान के आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनिए तो बाह्यतम कक्ष में 2, 2, 4 और 2, 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास साझा करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, तो फिर ये क्या करता है, किसी ऐसे अणु के पास जाता है जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन उधार में दे दे। ठीक, तो BCl3 में बोरान के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसको कैसे पूर्ति करेंगे, अब इसको समझिए। हम NH3 के पास जाते हैं, तो पहले नाइट्रोजन को समझिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। ठीक, इसमें होता है 2 और 5। ठीक, तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में। अब ये क्या करेगा, अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 हाइड्रोजन के साथ ये साझा करके NH3 बना लिया। ये देखिए NH3 बना लिया। अब इसमें देखिए, नाइट्रोजन ने जब NH3 बनाया तो इनके बंध में ये वाला और ये 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बंध युग्म कहलाएंगे, क्योंकि ये बंधन बनाने में यूज हुए हैं। किसके साथ बंधन बना है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बंध बना है, तो 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन बंध युग्म इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन का ये जो एक पेयर है ये किसी बंध बनाने में यूज नहीं हुआ है। ठीक, अगर नाइट्रोजन चाहे तो इस एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को किसी को उधार दे सकता है। और अभी आपने पढ़ा कि बोरान में BCl3 जब रहता है तो बोरान को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, उधारी लेना चाहता है। तो अगर ये NH3 को जोड़ ले अपने साथ तो नाइट्रोजन अपने इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को, यानी कि अयुग्म इलेक्ट्रॉन को, मतलब अनबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को वो दे सकता है, क्योंकि बाकी जो 3 जोड़े हैं वो तो बंध युग्म है, ये अनाबंध युग्म है, जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, अनाबंध युग्म। इसको ये बोरान को उधारी दे देगा, लेकिन जुड़ तो खुद जाएगा। तो ये देखिए कि BCl3 के साथ ये अमोनिया जुड़ गया और नाइट्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरान को दे दिया गया है। तो बोरान का यहाँ पर अष्टक पूरा हो गया। ये देखिए, ये BCl3 है, इसका अमोनिया के साथ जुड़ाव हो जाता है
तो ये BCl3 अमोनिया बन गया। अब आपको बता दें लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या होते हैं। लुईस अम्ल का मतलब है वे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकते हैं, वो लुईस अम्ल होते हैं। और वे जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बोरान ने एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है, किससे? अमोनिया के नाइट्रोजन से। इसलिए बोरान यहाँ पर या BCl3 यहाँ पर लुईस अम्ल की तरह व्यवहार किया इलेक्ट्रॉन लेकर के, और अमोनिया का नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है, इसलिए अमोनिया यहाँ पर लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का कंसेप्ट है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको समझाया वैसा, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा और समझ लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर से पढ़ देता हूं, चलिए। इन तत्वों के त्रिसंयोजी अवस्था में, जैसे BCl3 त्रिसंयोजी है, बोरान के साथ 3 क्लोरीन जुड़ा है तो त्रिसंयोजी हुआ, ठीक। अणुओं में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। जैसे कि आपने बोरान में देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन हुए 3 क्लोरीन के साथ जुड़ करके। ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। मैंने अभी बताया कि लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये अमोनिया से लेगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि के कारण लुईस अम्ल के समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। जैसे ही आप बोरान से नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम इनमें जाएंगे तो कम होगी ये प्रवृत्ति। देखिए, बोरान ट्राइक्लोराइड सरलतापूर्वक अमोनिया से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया था, अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म इसी को कहते हैं, ठीक है, उससे ग्रहण करके सरलतापूर्वक ये BCl3 डॉट अमोनिया ये एक उप सहसंयोजी यौगिक बनाता है। आपको बता दें कि 3 प्रकार के बंध होते हैं, मैंने रासायनिक बंधन वाले चैप्टर में पढ़ाया है इसको। एक बंध होता है आयनिक, जिसमें एक जो है दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम क्लोराइड आयनिक बंध बन गया। सहसंयोजक बंध जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा या दो या तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोरीन 2 परमाणु आपस में साझा करके एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके Cl2 बना लिए, वो सहसंयोजिक बंध है। एक होता है उप सहसंयोजी बंध। ये बंध इस तरह का होता है, जैसे अभी आपने देखा कि बोरान BCl3 का जो बोरान है वो अमोनिया से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया। वो पूरी तरह से नहीं देता है, उसको थोड़ा देर के लिए काम चलाने के लिए देता है, इसलिए खुद उसके पास बैठा रहता है, उसके पास जुड़ा रहता है कि वो अपने पास मत रख ले, इसलिए अमोनिया भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे को हम कहते हैं उप सहसंयोजी यौगिक, ऐसे को कहेंगे जिसमें उप सहसंयोजक बंध बना है। नाइट्रोजन का एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोरान की तरफ चला गया है, उससे उप सहसंयोजक बंध बना है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड चतुष्फल की द्विलक बनाकर स्थायी हो जाता है। तो ये देखिए AlCl3 में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और इस AlCl3 में भी 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब इसका एक क्लोरीन इसके साथ और इसका एक क्लोरीन इसके साथ उसी तरह से उप सहसंयोजी बंध बना करके जुड़ गया। मतलब ये है कि इस एल्यूमिनियम का एक क्लोरीन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस एल्यूमिनियम को दे दिया है और इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ क्लोरीन अपने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इसको दे दिया है। समझ रहे हैं? इसलिए ये इसके साथ जुड़ गया, वो उसके साथ जुड़ गया, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड 2 आपस में जुड़ गए। चतुष्फल की द्विलक, द्विलक का मतलब 2 जुड़े और इसका जो शेप है वो चतुष्फल की हो गया। तो इनके आपको बॉन्ड लेंथ देखना है कि एल्यूमिनियम का अपने साथ जो जुड़े हैं उनका बॉन्ड लेंथ 206 है पिकोमीटर, लेकिन यही एल्यूमिनियम जब दूसरे के साथ जाके जुड़ता है क्लोरीन जो है तो ये 221 पिकोमीटर है, थोड़ा सा दूर हो जाता है। अपने साथ जुड़ा है वो 206 है, दूसरे के साथ जुड़ेगा 221 है। और बॉन्ड एंगल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है 101 का बना है, जबकि अपने वाले का 79 होता है और ये 118 होता है। तो थोड़ा सा आपको बॉन्ड एंगल भी याद रखना है कि 79
118 और 101 ये आपके एंगल हैं जो इस चतुष्फलक में बने हुए हैं, इनको आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। चूंकि त्रिसंयोजी अवस्था में अधिकांश यौगिक सहसंयोजी होते हैं अतः वे जल अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, जो यौगिक त्रिसंयोजी है जैसे BCl3 देखा, AlCl3 देखा, ये आसानी से जल अपघटित हो जाएंगे, जल में डालने पर टूट जाएंगे। जैसे धात्विक ट्राइक्लोराइड जैसे AlCl3 जल अपघटन पर चतुष्फल की स्पीसीज MOH4- बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एल्यूमिनियम लिख दो तो एल्यूमिनियम OH4- बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें OH एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है। यहाँ पर क्या है देखिए, जैसे एल्यूमिनियम 3+ है ना, तो 3+ को बैलेंस करने के लिए 3 OH चाहिए, लेकिन आपने 4 OH जोड़ दिया है तो एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा हो गया है। OH में एक माइनस होता है तो 3 OH 3+ को माइनस कर देता, बराबर कर देता, और एक OH एक्स्ट्रा है तो माइनस चार्ज बनाते हैं। जहां M की संकरण अवस्था sp3 होती है। ठीक है, यहाँ पर जो मेटल है M फ्रॉम मेटल, मेटल मतलब धातु, जैसे एल्यूमिनियम है धातु है, इनकी संकरण अवस्था sp3 होती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखिए संकरण भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप परमाणु संरचना, रासायनिक आबंध ये सब चैप्टर पढ़े हैं मेरे चैनल में तो आप जरूर इसको जानते होंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये जैसे ही चैप्टर्स पूरे होंगे 11th के, इनके सारे वीडियो यूट्यूब से हट जाएंगे और ऐप में आ जाएंगे। तो ऐप में मिलेगा आपको सिर्फ 100 रुपये पे करना है, साल भर आपको फ्री में देखने को मिलेगा बिना एड के, बढ़िया से, उसमें नोट्स भी मिलेंगे। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, नीट मेंटर्स के नाम से, एक पीले रंग का लोगो दिखेगा आपको जिसमें ऐसे स्टेथोस्कोप बना है पीले रंग का, नीट मेंटर्स, आखिरी में एस लगाना जरूर है, तो नीट मेंटर्स उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको ये कोर्स मिलेंगे पूरे, उसमें बायोलॉजी के भी सारे कोर्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के। एल्यूमिनियम क्लोराइड अम्लीय जल अपघटन करने पर अष्टफलकी आयन AlH2O6 आयन बनाता है। ये अष्टफलकी होता है, इसके फलक 8 होते हैं, लेकिन इसमें अम्लीय जल अपघटन कराया है आपने, मतलब जल में थोड़ा सा अम्ल डाल के उसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को आपने अपघटन कराया है, तो AlH2O6 बनाया है ये। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि H2O तो चूंकि न्यूट्रल होता है तो इसने एल्यूमिनियम के 3+ को कुछ नहीं कर पाया, इसलिए टोटल में 3+ लगा हुआ है। इस संकुल आयन में Al के 3D कक्षक भाग लेते हैं। इसमें एल्यूमिनियम की संकरण अवस्था sp3d2 है। ठीक है, sp3d2 है संकरण, तो सर संकरण भी याद रखेंगे कि इस अवस्था में संकरण जो है sp3 है, और एल्यूमिनियम में यहाँ पर sp3d2 है। ठीक है, इसमें D कक्षक भी भाग ले रहे हैं संकरण में, उसमें D कक्षक भाग नहीं ले रहे हैं। उदाहरण देखते हैं, एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बना, वैसे थैलियम 3+ से थैलियम बना, के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव -1.66 वोल्ट और +1.26 वोल्ट है। विलयन में M3+ आयन बनने का अनुमान लगाइए एवं दोनों धातुओं के धन विद्युतीय गुण की तुलना करें। अब इसमें तो पहले आपको समझ लीजिए, एल्यूमिनियम 3+ से इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बनाने की प्रवृत्ति निगेटिव है, मतलब एल्यूमिनियम 3+ में रहना पसंद करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा क्योंकि निगेटिव में है। लेकिन थैलियम 3+ से इलेक्ट्रॉन लेकर के थैलियम बनाने की प्रवृत्ति इसकी प्लस में है, मतलब वो बनाना चाहेगा। कहने का मतलब ये है कि थैलियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, धन विद्युती है, सॉरी ऋण विद्युती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो ऋण विद्युती है। लेकिन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो ये धन विद्युती है। ठीक, अब अर्ध सेल कहने का मतलब है कि ये एक अर्ध सेल है, इसको इसके साथ जोड़ दिए तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एल्यूमिनियम 3+ आयन के रूप में मिलेगा, लेकिन थैलियम 3+ से थैलियम में कन्वर्ट होकर मिलेगा अगर इसको तार से जोड़ देंगे तो। दोनों अर्धसेलों के मानक इलेक्ट्रोड विभव बताते हैं कि एल्यूमिनियम 3+ आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक है, क्योंकि वो देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम 3+ में रहना पसंद करेगा। वापस एल्यूमिनियम बनाने की क्षमता इसकी निगेटिव है, इसलिए वापस एल्यूमिनियम नहीं बनाना चाहेगा, वो 3+ में रहना चाहेगा। जबकि ये 3+ से थैलियम बनाने की प्रवृत्ति प्लस में है, मतलब वो बनाना चाहेगा।
जबकि थैलियम 3+ विलयन में न सिर्फ अस्थायी है बल्कि प्रबल आक्सीकारक है और इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। अतः विलयन में थैलियम 3+ की तुलना में एल्यूमिनियम 3+ अधिक स्थायी है। वो इसी में रहना चाहेगा और ये नहीं रहना चाहेगा। 3+ आयन बनाने के कारण एल्यूमिनियम थैलियम की तुलना में अधिक धन विद्युती है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वो धन विद्युती है, लेना चाहेगा वो ऋण विद्युती है। तो थैलियम ऋण विद्युती है, एल्यूमिनियम धन विद्युती है। ठीक है, वो देना चाह रहा है। अब है वायु के प्रति अभिक्रियाशीलता। वायु में कौन कैसे कैसे अभिक्रिया करेंगे इनको हम देखेंगे। क्रिस्टलीय स्वरूप में बोरान अक्रियाशील है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है जो और अधिक क्षय होने से धातु को रोकती है। देखिए, अधिकांश धातुओं की विशेषता होती है कि हवा से क्रिया करके वो ऑक्साइड बना लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ऐसा आप जो आयरन में, लोहे में जंग लगा हुआ देखते हैं, जंग क्या चीज़ है? वो ऑक्साइड ही है। लेकिन आयरन ऑक्साइड की प्रॉब्लम यह है, जंग की प्रॉब्लम यह है कि वो पपड़ी के रूप में निकल जाता है। अब निकल जाता है तो आयरन जो फ्रेश है बिना ऑक्साइड वाला ओपन हो जाता है, उसमें फिर ऑक्साइड बनेगा, फिर एक लेयर निकल जाएगा, चिपका नहीं रहता है। इसलिए आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड यानी जंग बना बना के निकल के खत्म हो जाता है, सड़ जाता है पूरा। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन करके उसमें चिपका रह जाता है, तो वो निकल नहीं पाता खुरच के ऐसे पपड़ी के रूप में। तो नीचे का एल्यूमिनियम अब सुरक्षित रह जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन के एल्यूमिनियम सुरक्षित रहेगा। अक्रिस्टलीय बोरान तथा एल्यूमिनियम धातु के संपर्क में गर्म किए जाने पर क्रमशः बोरान ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। उच्च ताप पर ये डाई नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराने पर नाइट्राइड भी बनाते हैं, लेकिन उच्च तापमान पे। ये देखिए कि ये जो एलिमेंट हैं, ई फ्रॉम एलिमेंट, इनको आप ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में गर्म करते हो तो ये ट्राइऑक्साइड बनाएंगे, और नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हो तो ये नाइट्राइड बनाएंगे। ई फ्रॉम तत्व, एलिमेंट, ई फ्रॉम एलिमेंट तत्व। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम और बोरान की बात कर रहा है। समूह में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइड की प्रकृति परिवर्तित होते जाती है। बोरान ट्राइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है तथा क्षारकीय ऑक्साइड से क्रिया करके धात्विक बोरेट बनाता है। खुद जो है अम्लीय है, इसलिए क्षारीय के साथ क्रिया करेगा और धात्विक बोरेट बनाता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, मतलब अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्षार जैसा व्यवहार करेंगे, और क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो अम्ल जैसा व्यवहार करेंगे, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड। जबकि इंडियम तथा थैलियम के ऑक्साइड गुणधर्मों में क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। पहला वाला अम्लीय है, फिर दो जो है उभयधर्मी है, फिर बाकी जो दो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं ऑक्साइड। अम्ल एवं क्षार के प्रति अभिक्रियाशीलता। देखिए, बोरान अम्ल एवं क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, बल्कि एल्यूमिनियम खनिज अम्लों तथा जलीय क्षारों में घुल जाते हैं। अम्ल एवं क्षार जैसे कि HCl है, H2SO4 है, क्षार है, NaOH, KOH है, इनके साथ बोरान तो कोई क्रिया नहीं करता लिख रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम इनमें घुल जाता है, क्षारों में और इसमें अम्ल में। फलतः एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है मतलब क्या है कि अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्षार जैसा, क्षार के साथ क्रिया करेगा तो अम्ल जैसा। एल्यूमिनियम तनु HCl में घुलकर डाई हाइड्रोजन निष्कासित करता है। ज़्यादातर धातुओं की विशेषता है कि अगर उनकी क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो वो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, धातु है ना। तो ये देखिए एल्यूमिनियम है, ट्वाइस एल्यूमिनियम 6 HCl के साथ क्रिया करते हैं, तो ये देखिए एल्यूमिनेट आयन बनाएंगे, क्लोराइड आयन बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे। इस हाइड्रोजन को आप इकट्ठा करके इसको ईंधन के तौर भी यूज कर सकते हैं HCl के साथ, है ना। अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ देखें, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की सतह बनाकर उसे निष्क्रिय कर देता है। अगर इसके साथ क्रिया करा दोगे नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ,
तो ऑक्साइड बना के चिपका देता है, और जली क्षारों से क्रिया करके डाई हाइड्रोजन विसर्जित करता है। क्षार के साथ भी ये हाइड्रोजन मुक्त करेंगे। देखिए एल्यूमिनियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे H2O की उपस्थिति में, मतलब जली क्षार है, एक्वस लिखा है, जली क्षार है। तो ये देखिए सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन बनाया है, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन बनाया है, ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है 3 है, +3, ठीक है। देखिए ना एल्यूमिनियम में +3 है, OH में 3 OH में -3 हो जाता तो बैलेंस हो जाता, लेकिन एक एक्स्ट्रा है का मतलब है +3 ही है, ठीक है। और उस माइनस को बैलेंस किया है सोडियम, तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन बना है और हाइड्रोजन मुक्त हो गया है। आप ये सब फार्मूले को ना लिख लिख के याद करेंगे तभी याद हो पाएगा। एनसीईआरटी याद करना ही पड़ेगा नीट के लिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे नीट, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार आपको करना है। अब है हैलोजनों के प्रति अभिक्रियाशीलता। देखिए थैलियम आयोडीन को छोड़कर समूह 13 के तत्व हैलोजन से क्रिया करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं। मतलब थैलियम आयोडीन से क्रिया नहीं करता, बाकी सभी क्रिया करते हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ। तो देखिए एलिमेंट जो है हैलोजन के साथ क्रिया करके ट्राई हैलाइड बनाए हैं, ट्राई हैलाइड, ठीक है। 3x है तो ट्राई हैलाइड, E फ्रॉम एलिमेंट है और X फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप हमेशा याद रखें कि हैलोजन के लिए X टर्म का प्रयोग हम करते हैं। निर्जली एल्यूमिनियम क्लोराइड की बोतल के चारों ओर श्वेत धूम बन जाते हैं, इसका कारण बताइए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है Al2Cl3 या AlCl3, सॉरी AlCl3 है ना, Al2O3 होता है, ये Cl3 है। इसके चारों तरफ धूम बन जाएगा, सफेद धूम अंदर में। निर्जली एल्यूमिनियम क्लोराइड वायुमंडलीय नमी के साथ आंशिक रूप से जल अपघटित होकर HCl गैस विसर्जित करता है। यह नमी युक्त HCl श्वेत धूम के रूप में दिखाई देता है। जैसे बॉटल में आपने रखा है इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को, तो बॉटल के खाली जगह में अंदर में सफ़ेद रंग का ऐसे जमे टाइप का दिखता है, ऐसे धुआं टाइप का दिखता है, तो वो HCl का है लिख रहा है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड HCl के साथ HCl बना लेता है, मतलब पानी के साथ HCl बनाता है, तो हवा से नमी ले लेता है, वो पानी के रूप में कार्य करता है और HCl बन जाता है। बोरान की प्रवृत्ति तथा असंगत व्यवहार। देखिए बोरान जो है आकार में बहुत छोटा साइज का है और उसकी सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक है। वो आयनिक बंध कम बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए वो बाकी नीचे के तत्वों की तुलना में उसका व्यवहार थोड़ा अलग है और वो सहसंयोजी यौगिक अधिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। समूह 13 के तत्वों के रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। इस समूह के सभी तत्वों के ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सहसंयोजक प्रकृति के होने के कारण जल अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सहसंयोजी है सभी के और जल अपघटित हो जाते हैं। बोरान के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों की चतुष्फलकी स्पीसीज जैसे MOH टेट्राहाइड्रोक्सो मेटल जो भी है तथा अष्टफलकी, ये चतुष्फलकी था, ये अष्टफलकी था, ये दोनों हम देख चुके हैं, H2O6 स्पीसीज जली विलयन में उपस्थित रहते हैं, ये जली विलयन में रहेंगे, ठीक। तत्वों के एकलक ट्राइहेलाइड इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण प्रबल लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। मैंने BCl3 बताया आपको कैसे करते हैं। और लुईस क्षार जैसे अमोनिया के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर ऐसे यौगिकों को केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण करते हैं। तो देखिए अमोनिया का एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोरान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये बोरान के साथ जुड़ गया, तो उप सहसंयोजी यौगिक बना लिया इसने। ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। बोरान में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं क्योंकि बोरान में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहता है 1s², 2s², 2p1। ये देखिए डी कक्षक आया ही नहीं है ना,
फलतः इसकी अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। 4 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर सकते हैं। चूंकि एल्यूमिनियम तथा अन्य तत्वों में डी कक्षक उपस्थित होते हैं, अतः इनकी अधिकतम संयोजकता 4 से अधिक हो जाती है। जितने डी कक्षक में होते हैं वो भी संयोजकता दिखा सकते हैं। अधिकांश अन्य धातु हैलाइड उदाहरणतः AlCl3 सेतुबंध हैलोजन परमाणु द्वारा द्विफलकी हो जाते हैं, Al2Cl6। मतलब ये है सेतुबंध हैलोजन परमाणु, 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे जुड़े हैं ट्राइक्लोराइड, ये अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है कि एक क्लोराइड दूसरे के एल्यूमिनियम को, उसका क्लोराइड इसके एल्यूमिनियम को एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो द्विलक बन रहे थे, AlCl3 के द्विलक बन रहे थे। उसी को बोल रहा है ये कि उसमें सेतु बंध का काम हेलोजन कर रहा था। क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो सेतु बंध का काम कर रहे थे, ब्रिज का काम कर रहे थे। इन धातु यौगिकों में सेतुबंध हेलोजन अणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। यह भी मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया है, वहीं पर जहां पर मैंने आपको ये लुईस अम्ल क्षार वाला कंसेप्ट थोड़ा सा बताया उसी पेज पे। बोरान हेक्साफ्लोराइड 3+ आयन नहीं बना सकता, इसकी व्याख्या कीजिए। क्योंकि बोरान के पास अंतिम कक्ष में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिर्फ 3 फ्लोरीन के साथ क्रिया करके BF3 बना सकता है। अब BF6 नहीं बना सकता क्योंकि इसके लिए उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोरान में डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण यह अपने अष्टक का प्रसार करने में असमर्थ होता है, अतः इसकी अधिकतम संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती है। नहीं, ठीक है, वैसे तो 3 ही दिखाता है संयोजकता, लेकिन 4 अधिकतम हो सकती है। ठीक है, बोरान के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बोरेक्स, आर्थोबोरिक अम्ल और डाइबोरेन इसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं। ठीक है, आर्थोबोरिक अम्ल जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इसको बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और हम कैरम खेलने में इसका प्रयोग करते हैं, इसके पाउडर का। तो पहला है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स जो है सुहागा के नाम से भी जाना जाता है। यह बोरान का महत्वपूर्ण यौगिक है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसका सूत्र Na2B4O7 10H2O है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, 10H2O जुड़ा है ना, Na2B4O7 10H2O। तथ्यात्मक रूप से इसमें चतुष्केंद्रिकी इकाइयां, मतलब क्या, B4O5 OH टेट्रा 2-, मतलब ये है कि इस तरह के एकलक इसमें जुड़े रहेंगे, चतुष्केंद्रिकी इकाई है। ये देखिए 4 इसके साथ जुड़े हैं केंद्रक के साथ, अतः इनका उपयुक्त सूत्र Na2B4O5 OH टेट्रा OH 8H2O है। मतलब ये है कि हम जो 10H2O लिख रहे हैं वास्तव में इसका 2H2O अंदर में यहां पर जुड़ा है। ठीक है, और यहां पर B4O5 ये जुड़ गए हैं। तो एक्चुअल फार्मूला Na2B4O5 OH टेट्रा OH प्लस 8H2O है। बोरेक्स जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। ये देखिए, ये जल में और घोल देंगे तो NaOH बनाएगा और साथ में बोरिक एसिड, आर्थ्रोबोरिक एसिड H3BO3 ये बना लेता है, आर्थ्रोबोरिक एसिड बना लेता है बोरेक्स जल में घोलने पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनाता है। गर्म किए जाने पर बोरेक्स पहले जल के अणु का निष्कासन करता है तथा फूल जाता है। अब बोरेक्स को हम गर्म कर देंगे तो जो 10H2O है वो इसमें से निकलते जाता है। Na2B4O7 ये देखिए गर्म किए तो ये निकल गया, सोडियम मेटाबोरेट बनाया जो कि फूल गया। पुनः गर्म करने पर यह एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसे बोरेक्स मनका, बोरेक्स बीड कहते हैं, जो मोती जैसा दिखता है, से चमकदार, और उसका आप प्रयोग माला बनाने में कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप बोरेक्स को गर्म करते जाते हैं ये उसी तरह से पारदर्शी कांच के जैसे ठोस में बदलते जाता है, उसे बोरेक्स मनका कहते हैं। तो देखिए Na2B4O7 और गर्म किए तो NaBO2 प्लस B2O3 बोरिक एनहाइड्रेट बना रहा है, बोरिक एनहाइड्रेट।
विभिन्न संक्रमण तत्वों के मेटाबोरेट का विशिष्ट रंग होता है, जिसके आधार पर इन तत्वों की पहचान में बोरेक्स मन का परीक्षण का उपयोग प्रयोगशाला में होता है। ठीक है, मतलब जो मेटाबोरेट हम पढ़ रहे हैं अलग अलग तत्वों के साथ वो अलग अलग कर देता है। जब बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बुनशन बर्नर, आप वो जो गर्म करने के लिए यूज करते हैं, जनरली हम वो स्प्रिट लैम्प का उपयोग करते हैं, तब नीले रंग का मन का बनता है कोबाल्ट डाइबोरेट, ये बनता है। ठीक है, नीले रंग का मन का। तो इस तरह से अलग अलग, तो ये थोड़ा कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ नीले रंग का बनता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसी क्वेश्चन तो पूछता है जी नीट में, है ना, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।